दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या होती है? सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है हमारे लाइफ में और हमारे देश के लिए। क्या राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, इस संबंध में आज हम चर्चाएं करें। यदि हम राष्ट्रीय आय को जानें तो हमें इसकी बेसिक चीज़ें समझनी होगी। राष्ट्रीय आय की जो जो जड़ें हैं हमें उसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ इसकी थ्योरिकल पोर्शन को देखें और ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट क्वेश्चनों को देखें और उससे हमारा पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय आय की, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की विचारधारा बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। यदि मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, तो ये जो अवधारणा है, जो इसकी विचारधारा है राष्ट्रीय आय की संबंध में, तो ये 20वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ हुआ। और क्योंकि ये 20वीं शताब्दी से ही हमें राष्ट्रीय आय की जो महत्वता के बारे में हमें ज्ञात हो गया था। यदि मैं बात करूं किसी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में, तो उस देश की राष्ट्रीय आय की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है राष्ट्रीय आय, जिससे उस देश का भविष्य निर्धारण होता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, जो क्षेत्र में होने वाली जो प्रगति है कि माप का संभावना की जो संभावना होती है, उसके अंतर्गत जिसके माध्यम से कोई भी देश विकास के विभिन्न जो नीतियां होती हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, जो उसके उत्पादन से लेके या यदि हम कहें औद्योगिकरण की बात करें, तो जितने भी निर्माण संबंधी जो नीतियां होती हैं, जो सरकार द्वारा समय समय पर लागू की जाती हैं, तो उसका निर्धारण करती है। और किसी देश की जो राष्ट्रीय आय उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि मैं कहूँ तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी के समान उसे माना जाता है। ठीक है, एक तरफ की रीढ़ की हड्डी होती है। दोस्तों, हम इसके अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे, तो यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें, तो हम इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय के उत्पादन का अर्थ भी समझेंगे, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, उसकी विभिन्न जानकारियाँ, इसके संबंध में हम चर्चाएं करेंगे। और राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, तो उनके संबंध में हम चर्चाएं करेंगे। और राष्ट्रीय आय की जो सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा है, कि जो विशेषताओं का जो ताना बाना है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित करती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से यदि अभिप्राय की बात करूं मैं राष्ट्रीय आय की, तो वो वस्तु सेवाओं के जो प्रभाव होते हैं, जो किसी राष्ट्र के एक वर्ष के दौरान होने वाली जो उपलब्धि होती है, जो उसकी उपलब्धता जो प्राप्त होती है उस देश की एक वर्ष के अंतर्गत। मान लो जो मैं सामान्यतः जो एक वर्ष में जो उत्पादित सभी वस्तुओं, मान लीजिए, एवं उसके जो सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यदि हम इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं, किसी देश में एक वर्ष में होने वाली जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जो उसका जो मौद्रिक मूल्य जो निर्धारण होता है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक तो ये सिंपल सी परिभाषा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय और राष्ट्र का जो लाभांश होता है, जो राष्ट्रीय व्यय होता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन होता है, या मैं इसे दूसरे शब्दों में यदि इसकी व्याख्या करूं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक पर्यायवाची के तौर पर जो शब्दों का जो हेर फेर होता है, जो पर्यायवाची होता है, दिन का रात, इस प्रकार से इसकी भी पर्यायवाची शब्द निर्धारित होते हैं।
हम इसको किस नजरिए से व्यक्त करते हैं वो सर्वप्रिय होता है। यदि मैं राष्ट्रीय आय लेखा की बात करूं, नेशनल इनकम अकाउंट्स से पहले हमें राष्ट्रीय आय को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और राष्ट्रीय उत्पादन के अंतर्गत और राष्ट्रीय आय का जो प्रतिरूप होता है, जब किसी देश की जो आर्थिक क्रियाओं को, जो उसके प्रति एक वर्ष में जो उत्पादित होने वाली जो अंतिम वस्तुएं होती है ना दोस्तों, जो उसमें जो सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य के जो योग के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन, उसे हम राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं। जो एक वर्ष के अंदर जो उत्पादन का जो क्षेत्र है, जो उसके अंदर जो सेवाओं के जो तौर पे जो मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है, तो वो राष्ट्रीय उत्पाद भी कहलाया जाता है। यदि हम उसको दूसरी नजरिए से देखें दोस्तों, एक वर्ष में जो औसतन आय होती है, चाहे वो मजदूरी, लगान, व्यय या लाभ के योग के जो रूप में जो हमें प्रकट होता है, तो वो राष्ट्रीय आय कहा जाता है उसे। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए ना। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं हैं, जो अलग अलग विद्वानों द्वारा समय समय पर गढ़ी गई हैं, उनकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलाना फलाना जो परिभाषा है ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है और इस विद्वान द्वारा इस परिभाषा को किस तरह से लागू किया गया है। ठीक है, कौन कौन से विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया गया है, ये चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय आय की परिभाषा की, तो ये विभिन्न जो विद्वान जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के, तो उन्होंने राष्ट्रीय आय को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। यदि हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से यदि देखें, तो हम इसे दो वर्गों में विभाजित करते हैं। देखो, हम इसे जो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, हम उसे भी दो वर्गों में परिभाषित करते हैं। जिसे हम जो इसका जो पहला है, इसको जो हम पहले भाग में जो विभाजित करते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भागों में विभाजित कर दिया है। जो पहला भाग है इसका, तो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषा है, दूसरा आधुनिक परिभाषाएं हैं। देखिए, ये जो नव प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषाएं हैं, जो जिस समय हमारा अर्थशास्त्र का उदय हो रहा था, उस समय के जो विद्वान रहे, जो अर्थशास्त्र में जिन्होंने अपना अग्रणी योगदान दिया, उन्होंने जो परिभाषाएं उस समय दी, ये उनकी बातें करता है, ये उनकी परिभाषा से संबंधित बातों को रखता है। अब यदि हम आधुनिक परिभाषा की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत जो वर्तमान समय के जो अर्थशास्त्री रहे हैं, तो वो आ जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दोस्तों, हम जो इसके दो भागों में जो विभाजित कर रहे हैं, तो उसका जो प्रथम भाग है, जो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषाएं हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विद्वान हैं, आइए हम सिलसिलेवार उनके समझते हैं। जो इनके अंतर्गत जो प्रथम अर्थशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने इस भाषाओं को गढ़ा है, परिभाषाएं दी हैं, प्रोफेसर मार्शल द्वारा सर्वप्रथम ये नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं। पीगू, फिशर की ये परिभाषाएं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के ग्रुप के अंतर्गत ये जोड़ी जाती हैं। यदि हम आधुनिक परिभाषाओं की बात करें, जो आधुनिक जो विद्वान रहे हैं, उनके अंतर्गत कौन से विद्वान आते हैं? साइमन पुजेंटिन, सैमुअल अंसन, बाउले, रॉबर्टसन, पॉल स्टेडियंस की परिभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जहां तक मैं आधुनिक परिभाषा और नव प्रतिष्ठित परिभाषाओं को यदि व्याख्या करें इनके, तो उसके अंतर्गत
जो हम दो भागों में जो अर्थशास्त्र की जो आय हमने राष्ट्रीय आय को जो विभाजित किया है, तो आइए जानते हैं जो नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषा है उसकी तरफ हम नज़र डालते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, आप इसे मेरे साथ नोट करते जाइएगी। जो नवप्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री हैं, मार्शल, पिंगू, फिशर आदि की जो राष्ट्रीय आय के संबंध में इन्होंने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं गढ़ी हैं, अपने अपने तर्क दिए हैं। अर्थशास्त्र को अग्रण्य बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषाओं को अर्थशास्त्र के माध्यम से दुनिया के सम्मुख से रखे। अब मार्शल जी कहते हैं, अब यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, मार्शल की परिभाषा की बात करें तो मार्शल प्रोफेसर के अनुसार यदि मैं बात करूं, किसी देश का श्रम यदि उसकी पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करते हुए प्रति वर्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की जो सेवाओं का एक जो विशुद्ध योग उत्पन्न होता है दोस्तों, यही देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय का आगमन, या जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये कहा गया है। अब ये भौतिक तौर पे भी कह रहे हैं, एक वर्ष में जो कुल उत्पादन जो हुई है, सेवाओं का जो विशुद्ध योग उत्पन्न होता है, ठीक है, और अभौतिक तौर पे भी, और सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं जो उनका विशुद्ध योग उत्पन्न होता है, वो देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय का आगमन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय लाभांश भी हम कहते हैं, ठीक है। यदि मैं मार्शल जी की जो बातें हैं परिभाषा से संबंधित, यदि हम उनकी विशेषताओं पर यदि हम नजर डालें सरसरी निगाह, तो दोस्तों ये कहते हैं, इनकी जो विशेषताएं रही, इनकी जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ये कहते हैं राष्ट्र की आय की गणना साधारणतः वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए। देखिए, किसी भी आय को यदि हम संयोजित करते हैं, यदि हम उसका आंकलन करते हैं, तो जो निर्धारण की गई है तिथि, उस तिथि से उस तिथि तक का उसमें पूरा सारांश होता है, उसका योग होता है, उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम इससे थोड़ा सा हटके जाते हैं। यदि प्रत्येक देश की, कोई भी देश होता है, तो उसकी अपनी एक राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े होते हैं, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में कहूँ, या उपभोक्ता के क्षेत्र में कहूँ, या वितरण के क्षेत्र में कहूँ, वो संबंधित जो आंकड़े व्यवस्थित करते हैं, उनको जो रखा जाता है संजोए के, उसे राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा भी कहते हैं। और राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी उसे माना जाता है, और ये दोहरी तौर की प्रणाली के तौर पे भी ये उभर के सम्मुख से आती है। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं एक वर्ष के जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाते हैं, यदि हम वित्तीय तौर पे देखें तो इसका माह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के माध्यम, ये राजकोषीय वर्ष होता है, जिसे हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य निर्धारित करते हैं। उसी के पैरेलल कृषि वर्ष होता है, जो 1 जुलाई से 30 जून के मध्य इसका निर्धारण किया जाता है। यदि हम बजट वर्ष की बात करूं तो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के मध्य इस बजट का प्रावधान होता है। उसी प्रकार से मार्शल जी का माध्यम से भी ये कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की आय की यदि हम गणना करें, वो साधारणतः 1 वर्ष पर आधारित होनी चाहिए, उस पे की जानी चाहिए। मान लीजिए हम यदि बात करूं 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के मध्य, यदि हम इसका एक आंकलन रखें तो इसके माध्यम ये होना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि ये उत्पादन, जो हमारा उत्पादन हो रहा है, जो कुल उत्पादन हो रहा है, उनमें जो मशीनरी प्रयोग में हम ला रहे हैं, उसकी जो टूट फूट है, जो उसमें जो घिसावट है। मान लीजिए हम किसी विद्युत की बात करें, जो विद्युत स्टेशनों में जो बड़े बड़े ग्रिड लगे रहते हैं, एक तरह से हम राष्ट्रीय आय, हम जो इनकम कर रहे हैं,
इनकम यदि हम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका खर्च भी तो करेंगे। मान लीजिए हम कोई मशीन चला रहे हैं, एक वर्ष में हमने पूरे मशीन चलाया, हमने उससे कितना कार्य करा, मशीन चल रही है मगर उसमें जो उसके जो पार्ट्स लगे हैं वो भी तो घिसेंगे, उनको भी बदलना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। उसमें फ्यूल का, उसका समय समय पर उसका रिपेयरिंग होगी, जितने भी टूट फूट होगी वो चीज़ें बदलेंगी, और जो बिजली का जो बिल आएगा उसका भी हमने पे करना है, क्योंकि बिना बिजली से या हम कहें फ्यूल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से यदि हम उसे चलाएं तो उसका भी हमें बिल देना होगा। और जो टूट फूट होती है जो मशीन में, जो उसकी घिसावट इत्यादि हमें पे करना पड़ता है। उसके बाद जो पैसा बचता है हम उसका जो आकलन करते हैं वही राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उसे जोड़ा जाता है। यदि मैं बात करूं विदेशी जो विनियोग होता है उससे जो प्राप्त विशुद्ध जो राष्ट्रीय आय को भी जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भैया जो विदेशों से जो पैसा आ रहा है विनिमय के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, यदि हम उसे विदेशी मुद्रा के तौर पे कहें या किसी भी अन्य माध्यम के स्रोत से यदि पैसा आ रहा है तो उसे भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है। और चौथे बिंदु की तरफ यदि हम बढ़ें तो इन सभी जो सेवाएं हैं, जो सेवाओं को जो हमने सम्मिलित करना है, जो हमने सेवाएं सम्मिलित की हैं उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी इसका ये निर्धारण होना चाहिए। और जो व्यक्ति विशेष द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो अपने लिए, कोई व्यक्ति अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए जो सदस्यों की जो के लिए जो कार्य करता है या मित्रों के लिए जो निःशुल्क कार्य करता है उसको इस राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इस आय के अंतर्गत हम उन सेवाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं। जैसे मार्शल द्वारा कहा गया कि भैया हम उन चीज़ों को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। मान ली मैंने अपनी दोस्ती की हेल्प करी या उसको कुछ पैसे उधार दिए या किसी प्रकार का निःशुल्क कार्य करा, तो हम इसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ना चाहिए। यदि हम इसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ेंगे तो ये काफ़ी दुविधाजनक हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ोतरी हो रही है, मगर धरातल में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, ये गलत हो जाता है। ठीक है। यदि हम शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करें, ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हम शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करूं तो वस्तु तथा उनकी जो सेवाओं का जो वार्षिक उत्पादन, उसे डॉलर की जो हम विदेशी मुद्रा के बारे में बात करें तो जो उससे जो प्राप्त होता है जो शुद्ध आय, यदि हम कच्चे सामग्री की लागत के औसत के आधार पर करें या किसी अन्य माध्यम से करें तो वो भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। और जब कोई विद्वान किसी चीज को गढ़ता है तो उसके विरोधाभास भी उससे दुगने होते हैं, उसकी क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत ज़्यादा समाज में पैदा हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हम डीपली पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसको ये ना सोचें कि हम इसे फटाफट ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें डीपली अध्ययन करना है। ठीक है। अब जो मार्शल के द्वारा जो परिभाषा गढ़ी गई थी, चाहे उसको हम सरल तौर पे कहें तथा या व्यापक तौर पे कहें, तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ व्यावहारिक घटनाएं हमारे सम्मुख से उत्पन्न हुई। वो किस प्रकार से हुई मैं आपके सम्मुख से रखता हूँ। इसके अंतर्गत सही अनुमान की घटनाएं सर्वप्रथम हमारे सम्मुख से पैदा हुई। ये कहता है किसी वर्ष में उत्पादित उपभोग वस्तुओं एवं उनके सेवाओं तथा जनसंख्या किस्मों की जो मात्रा होती है उसका ठीक अनुमान हम लगा नहीं पाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जो वस्तुएं हैं जिनका व्यापार में विनियमितकरण नहीं हो रहा है उन वस्तुओं के बारे में भी चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विनियमन बाजार में नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं, कृषि फसल की बात का एक जो भाग होता है, जो उत्पादन होता है, जो अपने परिवार के लिए योग के लिए रखता है, ऐसी वस्तुओं का मौद्रिक
मूल्य हमें ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का जो सही जो गणना होती है वो संभव नहीं हो पाती। मान लीजिए हमारा देश में कुल जो कृषि क्षेत्र की बात करूँ या कृषि फसल की बात करूँ तो हमने इतना 3 टन हमने मान लीजिए हमने 3 टन गेहूँ उत्पादन किया है, उसमें से 1 टन हमने अपने पूरे साल के लिए खाने पीने के लिए अपने परिवार के लिए रख लिया। अब जो 2 कुंटल गेहूं है हमने उसे तो मंडी में बेच रहे हैं ना, हम उससे हमें पैसा जो भी आय मिल रही है तो उसका हम ले रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा जो पूरे वर्ष भर जो हमने कार्य किया हमने तो सिर्फ 2 कुंटल का किया है, हो कितना रहा है 3 कुंटल, तो कहीं ना कहीं ये हमारी छूट जा रही है, 1 कुंटल का जो रेशियो है वो छूट जा रहा है। इससे क्या होता है, पूरे राष्ट्रीय आय का जो सही तरीके से किसी फसल का सही मूल्यांकन हमें हमारे सम्मुख से नहीं आ पाता है। यदि हम जो 1 कुंटल जो हमने बचा के रखा है यदि हम उसको भी उसमें जोड़ दें तो उस वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो सही तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की सही तरीके से गणना हुई है। और जो तीसरा जो बिंदु आता है दोस्तों, वो दोहरी गणना का जो भय बना रहता है उसका आता है। अब मार्शल की परिभाषा के अनुसार यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आय की गणना करने पर दोहरी गणना की संभावना रहती है। एक बार जब हमने राष्ट्रीय आय की गणना करी तो कुछ ऐसी संभावना ही छूट जाती हैं कि जो हमें दोबारा उसकी गणना करनी पड़ती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कृषि उत्पादन के अंदर में गेहूं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है, साथ ही औद्योगिक उत्पादन में उसी गेहूं के आटे से बने उत्पादनों को भी सम्मिलित किया जाता है। देखिए एक ही चीज को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया, गेहूं का जो मूल्य है उसका पेमेंट किया और उसके बाद क्या, जो गेहूं को जो हमने आटा जो पीस के जो हमें मान लीजिए हमने कुकीज बनाई, उसके कुछ अन्य चिप्स बनाए या आटे से संबंधित कुछ ऐसी चीजें बनाई जो मार्केट में हम उसको बेच रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उसकी भी तो गणना कर रहे हैं ना, उसका भी तो लाभांश हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। एक पूर्व में तो हमने उसका जोड़ दिया, जितना गेहूं प्राप्त हो रहा है हमने उसका तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ दिया। और दोहरी गणना कब हो जाती है, जब उससे बनी हुई वस्तुएं जब मार्केट में आ जाए, जब कोई व्यक्ति उसे खरीदता है, जब मार्केट का विनियमीकरण होता है उसके अंतर्गत, तो वहां पर भी उसकी दोहरी आय हो जाती है। ये गणना का डर लगा रहता है, तो इसे भी क्या करें, उन उत्पादनों को भी हमें उसमें सम्मिलित करना किया जाता है। ठीक है। और जो दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं पीगू की परिभाषा के अनुसार किसी समुदाय, मतलब एक ऐसा समुदाय कह रहे हैं, किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशियों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, जिसे हम मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। मतलब किसी समुदाय मतलब कोई व्यक्ति विशेष का जो एक समूह, जहाँ पर उन सभी व्यक्ति विशेषों का एक समूह जो होता है, जो समूह का संपूर्ण आय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो पैसा जो प्राप्त है, यदि हम प्रति व्यक्ति को जोड़ें तो हम एक पर्सनल व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, इसमें हम समूह को जोड़ रहे हैं पूरे, जिसकी उसके अंतर्गत जितने भी लाभांश आते हैं, जितने भी प्रति व्यक्ति आते हैं, उनकी गणना कर रहे हैं, उस वस्तु की गणना की बात कर रहे हैं। और साथ ही जो हमें विदेशों से प्राप्त हो रहा है, जो आय जो विदेशों से हमें जो प्राप्त हो रही है, उसको हम क्या करते हैं, मुद्रा के तौर पे उसको जब मापते हैं तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उसे हस्तक्षेप करना चाहिए, पीगू के आधार पर ये कह रहे हैं। और इनके आधार पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय प्लस जो विदेशों से विनियोगों के माध्यम से जो आय प्राप्त हो रही है, उसको हम इसके अनुसार इसको जोड़ते हैं और इसको आकलन उसके अनुसार हमें करना चाहिए। ये पीगू के माध्यम से ये बात हमें प्रस्तुत होती है। साथ ही दोस्तों, अगर मैं पीगू के जो विशेषताएं हैं राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के, तो ये जो अपनी परिभाषा में 2 बातों पर महत्वपूर्ण तौर से महत्व देते हैं उनको क्योंकि ये कहते हैं कि विदेशों से जो हमें आय प्राप्त होती है, यदि वो किस माध्यम से हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
इनका जो पहला तथ्य है, ये कहते हैं कि विदेशों में किए गए विनियोग से प्राप्त आय, जो विदेशों में हमने जो कार्य किया, जो हमें उस कार्य का जो हमें पैसा मिल रहा है, तो देश के उत्पादन के अतिरिक्त देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए विनियोग से प्राप्त आय का समावेश भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किया जाना चाहिए, कह रहे हैं। मान लीजिए हमने तो अपने देश में जो प्रत्येक व्यक्ति देश के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है उसी को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ते हुए जो अतिरिक्त जो चीजें, हम मान लीजिए हम विदेश जा रहे हैं, कोई एनआरआई विदेश जा रहा है, जो उसको राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, हमें उसे भी अपने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक तरह से आय प्राप्त कर रहा है, मुद्रा प्राप्त कर रहा है। उसी के माध्यम से, विनियोग के माध्यम से जो आय प्राप्त हो रही है उसका समावेश हमें राष्ट्रीय आय के अंतर्गत करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा बिंदु है वो कहते हैं कि मुद्रा का मापदंड। अब मुद्रा का क्या मापदंड होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पीगू के अनुसार जब वो बात करते हैं कि केवल उन्हीं वस्तुओं का, जो इन वस्तुओं का हम उन वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो सेवाओं का समावेश, मतलब जो हम सेवाएं कर रहे हैं, जो उसका समावेश राष्ट्रीय आय में किया जाना चाहिए, कह रहे हैं, जिन्हें हम मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। अब हम जो हमें धनराशि प्राप्त हो रही है उसको भी हम कहीं ना कहीं, जो विदेशी करेंसी जो भारत के अंतर्गत आ रही है, तो उसको भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इनके जो पीगू के अनुसार जो कहा गया, तो उन्होंने अपनी जो उनकी आलोचनाएं हुई, जो उसकी जो परिभाषा की जो आलोचना हुई, तो उसमें सरल एवं उसकी जो कार्य योग होते हुए भी उनमें कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई थी जिनकी परिभाषाओं को, उनकी परिभाषाओं में दोष सम्मिलित हुए और उनके जो दोष हुए वो कहीं ना कहीं प्रकट होकर हमारे सम्मुख से आए। यदि मैं उनकी कोई एक जो परिभाषा में जो आलोचनाएं हुई, तो उसके संबंध में एक छोटी सी चीज़ें मैं प्रस्तुत करूं तो आपके सम्मुख से, वो केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था को ही लागू करना चाहते थे, जो मुद्रा पे आधारित पूर्ण अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द उसको घुमाना चाहते थे। उससे ही उसमें एक आलोचनाएं आ गई थी कि ये पूर्ण, अगर हम मुद्रा के तौर पर यदि बात करें तो वो वहीं तक सीमित नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और जो राष्ट्रीय उत्पादन, जो पूरे साल भर में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी चीज़ों का समावेश इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होना चाहिए। यदि मैं उनकी परिभाषा को प्रकट करूं, जो उन्होंने कहा था केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था ही लागू होनी चाहिए, तो यह परिभाषा केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था की तरफ जोर देती है और उसे लागू करने की कोशिश करती है। अब जिन देशों के आधार पर इन्होंने कहा कि अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें हम अदल बदल सकते हैं, और यहीं से इनकी जो परिभाषा थी वहाँ पर कहीं ना कहीं त्रुटियां सम्मिलित हो गई, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात करें, हम दूसरे अर्थशास्त्री की बात करें, तो प्रोफेसर फिशर की परिभाषा के अनुसार ये कहते हैं कि जो ये दोनों जो विद्वान रहे, जो मार्शल और पीगू, इन दोनों की बारे में कुछ चर्चाएं कर देते हैं। ये कहते हैं कि भैया जो प्रोफेसर फिगर की परिभाषा के अनुसार ये मार्शल तथा पीगू की जो परिभाषाएं हैं ये उनसे कहीं भिन्न है। उन्होंने उन दोनों जो विद्वान है, अर्थशास्त्री हैं, उनसे हटकर अपनी थ्योरी उन्होंने गढ़ी, ठीक है। और जो मार्शल और पीगू ने जो राष्ट्रीय आय में जो वस्तुएं और सेवाओं को जो सम्मिलित करा, जो उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष उत्पादन किया जा सकता है, जबकि ये फिशर कहते हैं राष्ट्रीय आय केवल वही वस्तुएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होनी चाहिए जिनका प्रतिवर्ष उपयोग किया जा सकता है। इनकी तरफ से भी कहना एकदम सत्य है, भैया हम उन्हीं चीज़ों का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उन्हीं को जोड़े ना, जिन चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं। जिन चीज़ों का हम उपभोग नहीं कर रहे हैं उसको हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्यों जोड़ें? ऐसी क्या आफत आ गई? इनके कहने का मात्र ये था। मान लीजिए हमने कोई
चीज़ हमने, मान लीजिए हमने आपने अपने घर में 2 टीवी खरीदे, 2 टीवी में से एक टीवी का आप उपभोग कर रहे हो, तो दूसरे का कोई प्रकार से उपभोग ही नहीं करे, तो हम उसको किसी अन्य माध्यम में क्यों जोड़ें? जितना आप जिस चीज़ का प्रयोग करें हम उसी तक सीमित रहना चाहिए ना, दूसरे तक तो नहीं रहना चाहिए। उनका क्यों हम उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ें? ठीक है। और जो फिशर के अनुसार है, ये कहते हैं राष्ट्रीय लाभांश, या जिसे हम राष्ट्रीय आय के तौर पे जिसे हम कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय लाभांश क्या होता है, एक तरह की आय होते हैं। आय केवल वही सेवाएं सम्मिलित की जा सकती हैं आय के अंतर्गत, फिशर के कहने के माध्यम है। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश या आय केवल वही सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं, चाहे वो वस्तुएं भौतिक तौर पे हो या मानवीय वातावरण के से प्राप्त होती हों। ठीक है, मतलब हम भौतिकी तौर पे यदि हम किसी भौतिकी तौर पे यदि हमें वो प्राप्त हो रही हैं, या मानवीय वातावरण से यदि हम वो प्राप्त हो रही हैं, तो उन चीज़ों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है। और ये भी कहते हैं कि भैया उन जो वस्तुएं जो हमने ली हैं उनको उपभोग के जो स्वरूप जो प्रकट होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और ये आगे कहते हैं कि इस प्रकार मान लो एक पियानो या ऑर्केस्ट्रा जो मेरे लिए 1 वर्ष भर मनाया गया, इस वर्ष आय नहीं बल्कि वह तो एक पूंजी में वृद्धि है। केवल वही सेवाएं हैं जो वस्तुओं के प्रयोग से मुझे मिलती हैं, वो राष्ट्रीय आय कहलाई जाती हैं। ठीक है। अब ये अपनी परिभाषाओं को किस प्रकार से, इनके जो परिभाषा का जो स्पष्टीकरण रहा वो किस प्रकार से रहा, उसकी तरफ हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये कहते हैं प्रोफेसर फिशर द्वारा प्रस्तुत की जो अपनी परिभाषा का एक उदाहरण हम आपके सम्मुख से रखते हैं। मान लीजिए 2000 में 10,000 रुपये की कीमत की आपने एक मोटर खरीदी, और मार्शल तथा पीगू के अनुसार यदि उसी चीज़ को हम कहें 10,000 रुपये को 2002 में राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन प्रोफेसर फिशर समूचे 10,000 रुपये को 2002 के जो राष्ट्रीय आय में उसे सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार 2002 की जो राष्ट्रीय आय में उस वर्ष जो उनके द्वारा जो मोटर का उपयोग केवल मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस मोटर के जो मूल्य हैं उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाइयों, मोटर का जीवन काल 10 वर्ष का होता है, ये कहते हैं फिशर। अतः 2002 की जो राष्ट्रीय आय में फिशर के अनुसार केवल 10,000 रुपये ही जोड़ने चाहिए। ठीक है, केवल क्या करें, केवल 10,000 रुपये, सॉरी, ये कहते हैं जब इन्होंने जो मोटर खरीदी जो जिसका जीवन काल जो 10 वर्ष का है, तो वो कहते हैं कि 2002 के अंतर्गत जब उसकी अगर हम राष्ट्रीय आय के अनुसार अगर हम उसको जोड़ें तो उसमें केवल 1,000 रुपये ही जोड़ना चाहिए, ना कि 10,000 रुपये जोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष का आ रहा है ना, ये हम देखो सिंपल सा फंडा है। 1 वर्ष में हमने उस मोटर से कितना कार्य लिया, मान लीजिए 1,000 का, 1,000 रुपये का, तो हम 1,000 का ही तो दिखाएंगे। अगर वो 10 वर्ष चली तो 10 वर्षों का 10,000 रुपये, 1 वर्ष का 1,000 रुपये प्रति राष्ट्रीय आय में जोड़ना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मार्शल और पीगू 10,000 रुपये को इस वर्ष ही दर्शा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मोटर की आयु कितनी है, 10 वर्ष। तो इस वित्तीय वर्ष हमने 1,000 रुपये को ही राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत जो फिशर कहते हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के आधार पर उपभोक्ता की परिभाषा को गढ़ना चाहिए। यदि इसके विपरीत यदि मैं बात करूं, उल्टे ही बात करूं, तो फिशर अपने उपभोक्ता के आधार पर राष्ट्रीय आय को प्रस्तुत करते हैं, जबकि
मार्शल और पीगू उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बनाते हैं। अब देखो कितना विरोधाभास इन दोनों की परिभाषा के अंतर्गत है। अब ये कह रहा है कि उपभोक्ता के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने 1 लाख की गाड़ी खरीदी है, मान लीजिए मैंने उसका उपभोग केवल 200-300 किलोमीटर किया है, तो मैं उसका पूर्ण वर्ष जो जितना भी वर्ष चले गाड़ी, तो उसका एक साथ यदि मैं उसका राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उसे जोड़ दूं तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है, क्योंकि हम उसको एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही उसकी गणना कर रहे हैं। ठीक, ये चीजें कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। और फिशर कहते हैं कि जो उनके जो राष्ट्रीय आय का जो कल्याण के जो अधिक निकट होता है, क्योंकि उपभोक्ता को जो कल्याण से जो प्रत्यक्ष संबंध होता है, मात्र उत्पादन से ही उसका कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, ये उनके द्वारा कहा गया है। यदि मैं इनकी बात कहूँ तो इन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं जिसमें ये कहते हैं कि उपभोक्ता को विस्तृत होना चाहिए, टिकाऊ उपभोक्ता होनी चाहिए, उपभोक्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। अब मान लीजिए टिकाऊ उपभोक्ता क्या होती है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्पर्श करना चाहूँगा आपके सम्मुख से। टिकाऊ वस्तुओं मान लीजिए कम से कम 1 वर्ष से अधिक चलने वाली वस्तुओं के जीवन काल का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। टिकाऊ, अब मान लीजिए मार्केट में चाइनीज फोन आता है ना आजकल, क्या है, यूज एंड थ्रो। आपने कुछ टाइम उसका प्रयोग किया, उसके बाद वो खराब या कुछ हो गए तो आपने उसका प्रयोग नहीं करा, तो ये क्या होता है, हमें काम चलाओ व्यवसाय के तौर पे हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि जिसका जीवन काल अधिक ना हो गए वो टिकाऊपन के आधार पे हम उनको प्रयोग करते हैं, और उसके जो तरीके होते हैं उसको बदलते रहते हैं उससे, और हम उससे क्या करते हैं, सावधानी तौर पर उसको उसके आधार पर उसको निर्भर करते हैं और एक तरह से अपनी काम चलाओ व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। दूसरी तरफ वस्तु का हस्तांतरण। अब क्या होता है वस्तु का हस्तांतरण, हम कोई चीज हमने खरीदी, किसी दूसरे को वो दे दी, ये वस्तु हस्तांतरण होता है। मैं बात कर रहा था आपसे वस्तु हस्तांतरण क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज खरीदी, उसको हमने क्या, मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी, अब मैंने वो चीज खरीद ली है, उसका उपभोग कर लिया, अब मैंने सोचा कि यार इसको मैं दूसरे व्यक्ति को दे दूं। अब दूसरे व्यक्ति ने भी उसका प्रयोग किया, उसका यूज किया, फिर उसने उसका जब वो उसको लगा कि यार अब ये इसका प्रयोग मैंने अधिक कर लिया, अब इसको दूसरे को दे, अब तीसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, तो दूसरे व्यक्ति के जब वो तीसरे व्यक्ति के हाथ चला गया तो वहाँ पर भी उसने कार्य किया, तो चौथे व्यक्ति के हाथ अगर वो चीज़ जाती है तो हम भी उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि ये किस स्थिति को निर्धारित हुआ था, क्योंकि ये कितने माध्यमों से इसका हस्तांतरण हो चुका है। वस्तु हस्तांतरण इसे बोलते हैं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक रिसाइकिल की तरह ये घूमती रहती है, और उस वस्तु की जो निर्माण तिथि का अनुमान लगाना इसमें क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होती हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम इससे हटके थोड़ा बात करें, नेशनल इनकम अकाउंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक देश की जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, अर्थात उत्पादन, उपभोक्ता, वितरण से संबंधित जो व्यवस्थित तरीके से जो उनको विवरण रखा जाता है, उसे हम राष्ट्रीय आय लेखा कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा
व्यावसायिक लेखा के समान ही इसकी दोहरी प्रणाली होती है, जिसको मैंने आपको पूर्व में बताया किस आधार पर होती है। इसको वित्तीय, राजकोषीय, कृषि, बजट, इस आधार पर इसे बांटा गया है। अगर हम राजकोषीय वित्तीय जिसे हम कहते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, और बजट वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की, सर्वप्रथम इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसके अंदर जो क्रियाकलापों की जो कुल आय, यदि हम उसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर जो मापने का एक प्रकार का ये उपकरण होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय से जो संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित तथा संकलित इसके माध्यम से किया जाता है, क्योंकि हम लेखकों के जो परस्पर जो संबंध होते हैं तथा जो उनके लेखों की जो संरचना होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, ये सरलता से इसको समझा जा सकता है, संजोया जा सकता है, आंकड़ों की गणना की जा सकती है। और इसमें जो वास्तविक जो राष्ट्रीय आय का जो लेखा प्रणाली की जो व्यवसाय की बात है, लेखा प्रणाली नियमों के सिद्धांतों के आधार पर ये राष्ट्रीय आय तथा उसके जो संबंधी समूह होती हैं तो उनके समूह के आधार पर इसे लागू किया जाता है, और उसका लागू करने का प्रयत्न भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो विवरण है, जो वितरण जो इसका तैयार हुआ है, यदि मैं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो अभी मैं बात करूं जो 20वीं शताब्दी में इसका जो प्रारंभ हो उससे पूर्व जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जो विकास हुआ था वो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था, जो सर विलियम पेटी तथा जो फ्रांस के जो बायरल बिलगट, इन 2 विद्वानों द्वारा इसको परिभाषित किया गया था। यदि मैं सर विलियम पेटी ने जो अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट में जो एक चीज लिखी है, पॉलिटिकल अमेंडमेंट में उन्होंने लिखा है कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों का उत्पादित मूल्य के योग के बराबर होती है। जितना एक राष्ट्र में एक वर्ष में जो कुल आय हो रही है, जो वहाँ पर जितने वो श्रमिक काम करें उन सभी के आधार पर जो उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय की कुल औसत के बराबर होता है। और मैं यदि बात करूँ इसको आगे बढ़ाने की, तो ये 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य इस विषय के विकास के आधार पर प्रयास किए गए कि भैया हमें राष्ट्रीय आय को और अच्छा करना चाहिए। जो व्यक्ति विशेष आय है, जो राष्ट्रीय जो लेखा प्रणाली का जो वितरण है उसे और अच्छी तरीके से संजोया जा सकता है। वो 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य इस विषय पर विकास के कई प्रयास हुए। और साथ ही जब 20वीं शताब्दी के मध्य, यदि मैं इंग्लैंड की बात करूं, फ्रांस की बात करूं तथा जो अन्य जो पश्चिमी जो प्रदेश हैं, जो देश हैं, उनकी राष्ट्रीय जो आय का जो लेखा प्रणाली के आधार पर समूचा विकास के तौर पे इसको गढ़ा गया और उसको संजोया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था दोस्तों, उसके पश्चात जब साइमन कुजेंटन्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया और उसके क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया, और जिसके लिए उन्होंने वर्ष 1971 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय आय के संबंध में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो साइमन कुजेंटस को सम्मानित किया गया 1971 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कालांतर तक अगर मैं कालांतर की बात करूं तो यूएन, जिसे हम राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली को एक विश्व तौर पर एक व्यवस्थित ढंग से इसको स्वरूप इसको प्रदान किया है। कहने का मतलब है जो ये 3 संस्थाएं हैं, इन 3 संस्थाओं ने जो लेखा प्रणाली जो राष्ट्रीय आय की जो व्यवस्था को इस प्रकार से गठित किया है
जो इसका एक स्वरूप जो प्रदान किया गया है, उससे हमें किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जब 1960 में जब विभिन्न देशों की जो आर्थिक क्रियाकलापों का जब अध्ययन किया जा रहा था, तो उसमें जो प्रमाणित राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण हो रहा था वो लेखा प्रणाली के विकास के आधार पर ही हो रहा था। राष्ट्रीय आय से पूर्व इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखो, यदि हम कितने प्रकार के आय होती हैं, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय आय लेखा, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, ये 3 चीज़ें होती हैं। हम इसमें आगे अंतर करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लो राष्ट्रीय आय की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ आपसे। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का एवं उस सेवाओं के मौद्रिक योग का कुल योग होता है। इसके विपरीत ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करता है। साथ ही राष्ट्रीय आय जो अर्थव्यवस्था के विकास का सूचकांक भी इसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देश की नींव को जोड़ने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लेखा अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जो वितरण होता है, जिसमें हम राष्ट्रीय आय के जो व्यय संबंधी जो सांख्यिकी आंकड़े का जो वितरण तैयार होता है, और राष्ट्रीय आय का जो लेखा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और विषय वस्तुओं की जो समायोजी के अंतर्गत सूचीबद्ध तरीके से इसको व्यवस्थित किया जाता है और उसके आधार पर इसे लागू भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने अर्थशास्त्र की जो 2 विशेषताएं बताई, जो 2 अर्थशास्त्र को 2 भागों में जो विभाजित कर दिया गया था, जिसमें नवगठित अर्थशास्त्रियों को और अब जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं जो आधुनिक परिभाषाएं उस किन किन माध्यमों से गढ़ी गई, कौन कौन इसके पूर्णता स्वरूप रहे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आधुनिक परिभाषा को गढ़ने के लिए कहीं ऐसे विद्वानों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित अपनी परिभाषाएं गढ़ी और परिभाषाओं को इम्प्लीमेंट भी किया, और अर्थव्यवस्था में इन परिभाषाओं का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा। अर्थव्यवस्था की नींव को संजोने के लिए, उसको अग्रसर करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, इसमें इन बिंदुओं पर चर्चाएं इनके माध्यम से की गई। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट में इन उल्लेखनीय बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। इन्होंने कहा राष्ट्रीय आय समिति, एक समिति का गठन होना चाहिए जो राष्ट्रीय आय समिति के तौर पर, इन्होंने कहा, ये कहते हैं राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी जो पहली रिपोर्ट थी राष्ट्रीय आय के अनुमान से बिना दोहरी गिनती के दी हुई है। मतलब किसी प्रकार की दोहरी गणना इन्होंने नहीं की और गिनती के एक बार इन्होंने गिनती करी उस राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाते हुए, और जो अवधि में जो उत्पन्न होने वाली जो उस मान लीजिए मैंने जो दोहरी गणना करी, जो दोहरी गणना करने के दौरान जो उस राष्ट्र के अंतर्गत जो उस अवधि के दौरान जो उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं की जो सेवाओं की जो मात्रा है उसको भी मापी जानी चाहिए। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी जो पहली रिपोर्ट में जो कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय के अनुमान से बिना दोहरी गणना के, मतलब दोहरी गिनती के गणना के दे दी, इस अवधि में जो उत्पन्न होने वाली जो वस्तुओं की जो सेवाओं की जो मात्रा है उससे भी मापी जाती है। इसकी जो आलोचना हुई तो अत्यंत व्यापक तौर पे इसकी आलोचना हुई, जिसमें व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय को मापना अत्यंत कठिन हो गया था। अब प्रोफेसर साइमन के द्वारा
कहते हैं कि ये राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं की विशुद्ध उत्पत्ति है। वह विशुद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पन्न प्रणाली के अंतिम उपभोक्ता के हाथ में पहुंचती है। अब कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है किसी देश में, तो उनका कहने का तात्पर्य था कि भैया जो प्रणाली है, जो उस देश की जो एक वर्ष के अंतर्गत जो चीज़ें उत्पन्न हो रही है, उस प्रणाली के अंतिम उपभोक्ता के तौर पर उस व्यक्ति के हाथ में उस चीज़ को पहुंचना चाहिए, हमें पहुंचाना भी चाहिए। क्योंकि मजदूर कोई कार्य कर रहा है तो मालिक से अधिक जरूरत मजदूर को है पैसों की, क्योंकि उसने दिन रात श्रम खेतों में किया है, या मैं कृषि की बात करूं या किसी अन्य क्षेत्र की बात करूं, तो ये उसकी तरफ ज़्यादा बल देते हैं। और इनकी आलोचना इस बात पर हुई कि यह परिभाषा भी अव्यावहारिक तौर पर लगी, क्योंकि यह मालूम करना अत्यंत कठिन है कि देश के जो विशुद्ध उत्पादन में कितना भाग स्टॉक में स्थानांतरण किया गया है, साथ ही कितने भाग में उपभोक्ता द्वारा उसका प्रयोग किया गया है। अब देखो, हम अंतिम व्यक्ति के हाथों में यदि बात करें उपभोक्ता की या राष्ट्रीय आय की, तो कहीं ना कहीं हर चीज में कहीं ना कहीं विरोधाभास हमें देखने को प्राप्त होता है। अब सैमुएल्स के अनुसार राष्ट्रीय आय एक नाम है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की सेवाओं की वार्षिक गति को मौद्रिक तौर पर मापता है। क्योंकि हम यदि ये भी सही तरीके से कह रहे हैं कि हम जो एक वर्ष में जो अर्थव्यवस्था में जो जितनी भी सेवाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं, यदि वस्तुओं की या सेवाओं की जो उसमें जो गति प्राप्त होती है, तो मौद्रिक तौर पे उसे देखते हैं और उन चीज़ों को कहीं ना कहीं समाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और किसी देश की जो राष्ट्रीय आय की जो साधारणतः बात करूं तो एक वर्ष में उत्पादित जो समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य का जो योग होता है ना, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, उत्पादन हेतु जो प्रयोग की गई जो मशीनें हैं, जो पूंजी की जो घिसावट होती है, तो उसे यदि हम घटा दें और जो विदेशों से प्राप्त जो विशुद्ध जो आय है उसको यदि हम जोड़ दें, तो हम तब कह सकते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो रही राष्ट्रीय आय को तब बल मिल देगा। तो यदि मैं इसकी एक तथ्य की तरफ और बात करूं, राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष में निश्चित अवधि की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों को द्विदंडित मूल्य के आधार पर इसे जोड़ा जाता है। इसमें पूंजी की जो घिसाव होती है उसको घटा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत विदेशों से जो हमें आय प्राप्त हो रही, चाहे हम उसे निर्यात या आयात के माध्यम से, तो उसको हमें जोड़ना चाहिए। और सूत्र के तौर पे यदि मैं उसको सूत्र के तौर पे यदि मैं जोड़ूं, यदि मैं उसका अध्ययन करूं, तो ये कहता है कि राष्ट्रीय आय बराबर उपभोक्ता व्यय प्लस विनियोग प्लस सरकारी व्यय माइनस जो मशीनों की जो घिसावट है उसको हम घटा लेंगे, प्लस जो निर्यात आयात हो रहा है उसके मूल्यों का जो अंतर होता है हम उसको जोड़ लेंगे। अब यदि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि आपको बोलूं, तो जो नेशनल इनकम है C प्लस I प्लस G माइनस D प्लस कोष्टक X माइनस M कोष्टक बंद, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, तो हमें समझना होगा कि ये है क्या, एक तरफ से ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे दें, जो ये कह रहे हैं किसी भी देश के उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के जो समुचित योग होते हैं, जो लोगों को मिलने वाली जो आर्थिक कल्याण के जो विषयों में जो पता लगाते हैं, जो पता लगाने के लिए जो राष्ट्रीय आय या हम कहें या राष्ट्रीय उत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और दूसरा बिंदु
किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम नेशनल इनकम के तौर पर, जिसे हम राष्ट्रीय आय के तौर पर हम उसे कहते हैं। इसमें विदेशों से जो अर्जित शुद्ध आय को भी सम्मिलित होते हैं। वह वास्तव में जो हमें जो राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं का, जो सेवाओं के जो प्रभाव का जो माप होता है, जो राष्ट्रीय आय का जो एक प्रभाव होता है, उसे ना कहीं हम फॉलो या स्टॉक हम कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या चीज़ें होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय प्लस उपभोक्ता प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय माइनस मशीनों की घिसाई का व्यय और प्लस निर्यात आयात के मूल्यों का जो अंतर होता है उसको लेते हैं। और राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत किसी भी देश के जो नागरिकों द्वारा जो निश्चित समयावधि में जो उत्पादित जो अंतिम वस्तु होती हैं, तो अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो भी राष्ट्रीय उत्पाद कहलाया जाता है। ठीक है, जो पूरे एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको हम राष्ट्रीय उत्पादन के अंतर्गत जोड़ लेते हैं। अब यदि हम कहें एनपी माइनस सिग्मा पी क्यू, जहाँ पर हम बात करें पी को हम किस माध्यम से दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, हम पी को किस माध्यम से दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम कहें कि वस्तुओं की जो सेवाएं की जो मात्रा है उसको हम दर्शाते हैं, और क्यू को उत्पादन की मूल्य के आधार पर हम उसे दर्शाते हैं। ये तो रही महत्वपूर्ण चीज़ें। अब इसी